हेलो एवरीवन। आइए आज हम एक कॉमन टॉपिक उसे एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो कि उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, नए बायर्स हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, या पुराने बायर्स जो अपनी मेमोरी को थोड़ा तरोताज़ा करना चाहते हैं और फाइनेंस एक्ट में हुई नई अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा सोचना समझना चाहते हैं। तो जब इस पूरे डिस्कशन को मैं दो सिनारियो में डिवाइड कर देता हूँ। जब आपको ये जो सिनारियो है अपने दिमाग में खुद को एज अ बायर समझ के इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। तो पहला सिनारियो जो रहेगा वो रहेगा कि आप बायर बनकर किसी रेसिडेंट सेलर से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। वो सेलर बिल्डर भी हो सकता है, कोई ओल्ड प्रॉपर्टी का मालिक भी हो सकता है। वहीं दूसरे सिनारियो में डिस्कशन किया जाएगा जब किसी आप नॉन रेसिडेंट की प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं। तो पहले चलते हैं पहले सिनारियो की तरफ, बट याद रखिएगा सेकंड सिनारियो जब आप एक नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें कंप्लाइंसेस हाई होते हैं। वहाँ पे आप हमेशा एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट, जब आप एक रेसिडेंट के साथ डील करते हैं और उससे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, सेक्शन कॉल्ड 194IA। इसके अंदर ये लिखा गया है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे ही 50 लाख से अबव होगी वैसे ही सेक्शन ट्रिगर कर जाएगा। और उस सेक्शन के ट्रिगर करते ही, यानी जैसे ही 50 लाख से ₹1 भी वैल्यू अगर ऊपर होती है तो सेक्शन ट्रिगर होगा और आपको बीइंग अ बायर आपको उस वैल्यू का 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 60 लाख। क्या ये 50 लाख से ऊपर है? हाँ है। क्या सेक्शन ट्रिगर हो गया? हाँ हो गया। टीडीएस काटना है @1%। तो क्या मैं 50 लाख को हटा के 10 लाख पे टीडीएस काटूं? 60 लाख माइनस 50 लाख? तो ऐसा नहीं है। सेक्शन के सिर्फ ट्रिगर होने के लिए 50 लाख का होना जरूरी है। टीडीएस जो कटेगा वो पूरी वैल्यू पे कटेगा, यानी 60 लाख की प्रॉपर्टी पे आप 1% टीडीएस काटेंगे 60,000 और बाकी बचा हुआ अमाउंट आप बिल्डर या सेलर को पे कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम हो तब भी ये सेक्शन ट्रिगर हो सकता है? जनरली लॉ में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होगा, बट एक रेयर इवेंट है जो कुछ साल पहले एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वर्ड को भी थोड़ी तवज्जो दी गई। उसमें कहा गया कि प्रॉपर्टी जो आपने परचेज करी है उसकी परचेज वैल्यू और वहाँ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर उसको लिया जाएगा और उस पर टीडीएस काटा जाएगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं जिसकी वैल्यू है 60 लाख रुपए परचेज वैल्यू और वो एक्चुअली में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख चल रही है, तो आप किस पे टीडीएस काटेंगे, 60 या 70? विच एवर इज हायर इज 70 लाख। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अगर आप एक 51 लाख रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी को खरीदते हैं 49 लाख में, 48 में, 40 लाख में, तो विच एवर इज हायर इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो मुझे लगता है ये सेक्शन तब भी ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि विच एवर इज हायर आपकी जो है वो वैल्यू 50 से ऊपर चली गई तो आपको 1% उसका भी टीडीएस काटना होगा। क्या ये 1% फिक्स है या इसके ऊपर कोई सरचार्ज, एजुकेशन सेस वगैरह लगता है? नहीं, ये 1% आपका फिक्स है, इसके अलावा आपको कोई टीडीएस नहीं काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जब आप टीडीएस काटते हैं तो आपको कार पार्किंग, डिपॉजिट्स, वन टाइम फीस, इलेक्ट्रिसिटी या वटेवर जो भी अलग अलग नाम से चार्जेस लेते हैं बिल्डर्स, उसको हटा के काटनी है? नहीं। इसके ऊपर कुछ केस लॉज या थोड़ी सी डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो जो आप लमसम अमाउंट पे कर रहे होते हैं बिल्डर को वो सब मिलाकर उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। आई होप आपको रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम सेक्शन 194IA कब ट्रिगर होता है और 1% से टीडीएस काटा जाता है ये समझ आ गया हो। अब चलते हैं सेकंड सिनारियो की तरफ जहाँ पे आप प्रॉपर्टी एक नॉन रेसिडेंट से खरीद रहे हैं। तो इसमें 194IA का कोई रोल नहीं है। इसमें एक सेक्शन एक्टिवेट होता है, उसका सेक्शन का नाम है 195, जो कहता है कि वेन एवर यू आर पेइंग एनी सम टू नॉन रेसिडेंट, जब भी आप नॉन रेसिडेंट को कोई अमाउंट पे कर रहे होंगे तो एक सेक्शन एक्टिवेट होता है 195। तो 195 में टीडीएस की रेट क्या है, क्या करनी चाहिए? अच्छा, इससे पहले सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया। डजेंट मैटर आप जब रेसिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को उसने शॉर्ट टर्म में बेचा है, लॉन्ग टर्म में बेचा है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप 1% ही टीडीएस काटें। बट जब एक नॉन रेसिडेंट की तरफ आते हैं और आप उससे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको ये भी देखना होता है कि ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या आप सिर्फ राइट्स खरीद रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये रेट्स का कैसे पता चलेगा? तो ये जो टीडीएस की रेट्स होती हैं मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बकायदा वीडियो प्रूफ के साथ बताई हैं कि इसके लिए आपको सीबीडीटी की साइट पे जाकर फाइनेंस एक्ट का फर्स्ट स्केड्यूल जो इनकम टैक्स के नाम से होता है उसे ओपन करना होगा और उसमें उस ईयर की लेटेस्ट
जो TDS रेट हैं 195 के अंदर वो दे रखे होंगे। तो 23 जुलाई से, क्योंकि अब हम उसके बाद ये वीडियो बना रहे हैं, उससे जो रेट्स में चेंज हुआ है वो हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो रेट है उसको 20% से घटाकर 12.5 कर दिया गया है। ये जो है 23 जुलाई से 2024 से एक्टिवेट हो गया है ये सेक्शन, बेसिकली TDS रेट। तो अब आप जब किसी नॉन रेसिडेंट से प्रॉपर्टी बाय करेंगे और वो लॉन्ग टर्म में है, तो आप उससे बाय करते टाइम 12.5 प्लस और एनी एप्लीकेबल सरचार्ज और एनी एजुकेशन सेस, ऑब्वियसली एजुकेशन सेस तो है ही मार्केट में, वो घटा के TDS काटेंगे। तो मैं एक केस लेता हूँ जो आज हमारे साथ हुआ। वहाँ पर एक जो ब्रोकर थे उन्होंने हमारे इंटर्न से बात की और कहा कि सर एक प्रॉपर्टी है 14 lakhs की, वो सेल हो रही है, उसमें 2 सेलर हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, दोनों की 7-7 लाख 50% में डिवाइड करके वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है। रेसिडेंट जो है बाय कर रहा है, तो उसको TDS कितना कितना काटना है। तो देखिए, जो रेसिडेंट है जो दूसरे रेसिडेंट से प्रॉपर्टी बाय कर रहा है वो है 7 lakhs की। क्या 194 एक्टिवेट होगा? नहीं, हटा दीजिए। क्या 195 रेसिडेंट के ऊपर लगता है? नहीं। अब जो दूसरा पोर्शन है जहां रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पैसे दे रहा है 7 lakhs रुपीज, जो 50% का प्रॉपर्टी है, तो उस पर ये सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि 195 के अंदर कोई भी थ्रेशोल्ड या कोई भी लिमिट नहीं है कि इतने के ऊपर ही सेक्शन लगेगा। आप 1 रुपये भी नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं तो 195 एक्टिवेट हो जाता है। तो इस केस में अब आपको देखना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आप देखेंगे कि हाँ, इसने प्रॉपर्टी 2 साल से ऊपर होल्ड की है, जिसके लिए आप एफिडेविट वगैरह या कुछ उससे प्रूफ मांग सकते हैं। अब उस सेक्शन में आप TDS डिडक्ट करेंगे उस पर, क्योंकि ये 23 जुलाई के बाद वाला ट्रांजेक्शन है, तो आप इस पर 12.5% प्लस एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से, यानी 7 लाख का 12.5% निकालिएगा, उस 12.5% का 4% निकालिएगा, दोनों टैक्स को ऐड कीजिएगा, इतना आप डिडक्ट करके बाकी आप सेलर को पे कर सकते हैं। इस डिडक्ट किए हुए अमाउंट को आपको अगले महीने की, नेक्स्ट महीने की, यानी जो अक्टूबर में पैसा डिडक्ट किया जा रहा है, इसका अगला महीना नवंबर, 7 नवंबर से पहले पहले गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। इसकी रिटर्न जो होगी वो क्वार्टर एंड होने के 1 महीने के अंदर जो रहती है उसमें जमा कराना होगा। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि 195 जब एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करने की बात आती है तो एक्टिवेट होता है, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि इतने के नीचे अमाउंट पे आपको TDS नहीं काटना है या समथिंग, आपको TDS डिडक्ट करना होता है। किस रेट से काटना है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उस रेट्स के बारे में जानकारी फाइनेंस एक्ट में दी होती है फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से अबव है तो सरचार्ज जो है 10% हो जाता है, अगर 1 करोड़ से अबव है तो 15% हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखने के लिए थैंक यू।